हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स देखेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स देखे थे, उसके बारे में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम कराया था, जिससे आपको थोड़ी आसानी हुई होगी समझने में। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रॉफिट निकालने का, थोड़ी उसको मतलब जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग को उसमें से थोड़ा समझ जाएगा। पोस्टिंग की कॉन्सेप्ट कैसे पोस्ट करना है चीज़ों को, तो वो आप लोग को समझ जाएगा, वो आप लोग देख लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स आप लोग को इजी लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर डिफिकल्ट है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एकदम नकली है। नकली मतलब एकदम सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, उसको रिपीट कर लेना, तो फिर आप लोग को चैप्टर एकदम ईजी लगेगा। एग्जाम से पहले आप लोग थोड़ी सी नोट्स बना के रख लिया कि रखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती चैप्टर की, जो मैं बोलता हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में आप लोग को, या जब आप लोग को उसको रिवाइज करने बैठोगे या उसको पढ़ने बैठोगे, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो क्या होगा, उससे आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख के रखा है, बना के रखा है, ताकि टाइम का सेव हो जाए। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए अब आते हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैसा होगा। डिबेंचर्स आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिए। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शेयर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सेम है। जो अलग चीज़ें हैं मतलब डिबेंचर्स की और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स की, शेयर्स और डिबेंचर्स में जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। तो अलग जो चीज़ें मैंने लिख के रखा है आप लोग को, देखिए वहां पे हम लोग को डिबेंचर्स पे क्या मिलता था, इंटरेस्ट, और वो फिक्स्ड बेसिस पे होता था, बराबर ना। और ये क्या होता है, वेरिएबल बेसिस पे। मैंने आप लोग को वेरिएबल फिक्स इनकम बेरिंग और वेरिएबल इनकम बेरिंग भी आप लोग को पहले लेक्चर में आप लोग को बताया। तो फिक्स इनकम बेरिंग डिबेंचर्स होता है, वेरिएबल इनकम मतलब आप लोग का शेयर्स, क्योंकि उसकी इनकम क्या होती है, वेरी होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, लॉस भी हो सकता है, तो माइनस कम भी हो जाती है। तो डिविडेंड, अब इसमें आता है आप लोग को डिविडेंड। जो डिविडेंड क्या होता है पहले वो बताया तो आप लोग को, उसका कॉन्सेप्ट क्या, 3 चीज़ें हैं, डिविडेंड है, बोनस है, राइट है। अब सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ पहले डिविडेंड की। वीडियो में 3 पार्ट रहेंगे, पहले डिविडेंड बताऊंगा, फिर बोनस शेयर्स बताऊंगा, फिर राइट इशू बताऊंगा। लेकिन पहले डिविडेंड के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है इसलिए आप लोग को ध्यान दीजिए। अब डिविडेंड के बारे में ये ध्यान देना आप लोग को कि डिविडेंड जो होता है हम लोग का प्रॉफिट का पार्ट होता है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देती है, प्रॉफिट बांटेगी। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर मतलब कंपनी के ओनर्स, तो उनको डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा तो देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉफिट के हिस्सों को वो लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोल के देते हैं। क्लियर है। तो डिविडेंड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो आप लोग अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, बांटती है। इतना क्लियर सबको। अब डिविडेंड डिक्लेयर कैसा होता है, पहले स्टोरी समझिए। देखिए एग्जाम्पल, अभी आप लोग के मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। ये आप लोग का समझो 2 ईयर की मैंने इन्फॉर्मेशन बना ली है। यहाँ पे 21 से लेके 22 है और यहाँ 22 से लेके 23 है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, पूरा लिखता हूँ मैं, 2021, 2022 और 2023। अब ये 2 साल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, समझ लीजिए, 2 ईयर्स की। ये 1 साल हुआ, ये दूसरा साल। अब जो साल शुरू होता है आप लोग को अगर पता होगा तो वो होता है 1 अप्रैल 2021, ये 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। और जो अगला ईयर शुरू होगा वो यहाँ से शुरू हो रहेगा, तो ये ईयर वहाँ से रहेगा 1 अप्रैल 2022, वो तो अगले दिन से शुरू हो जाएगा, तो 31 मार्च 2023 तक खत्म होगा, बराबर है। अभी आपके पास 2 साल है, ये पहला ईयर और ये सेकेंड ईयर। अब होता क्या है, नॉर्मली जनरली कंपनी जब 1 साल पूरा काम करती है, अब ये चैप्टर के लिए मतलब ना कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ ईयरली, लेकिन नॉर्मली क्वार्टरली भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जिसको हम लोग इन साल के बीच में अगर डिक्लेयर हुआ तो हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, आप लोग को पता है। तो वो सब चीज़ें आप लोग को पता है, वो कॉन्सेप्चुअली अब हम लोग सिर्फ समझेंगे कि 1 साल का। तो समझिए एग्जाम्पल 2021 और 22 में कंपनी ने काम करी, प्रॉफिट कमाई। अब प्रॉफिट कमाएगी तो ईयर एंडिंग पे क्या बनाती है, अपनी बैलेंस शीट बनाती है कंपनी, और बैलेंस शीट बना के समझता है कितना प्रॉफिट हुआ। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, फिर उसमें वो लोग डिक्लेयर करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने में समझो एग्जांपल, ये 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल से लेकर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 का आप लोग ने, कंपनी ने प्रॉफिट कमाई। तो जो प्रॉफिट है ये साल का है, लेकिन डिविडेंड कितना कब डिक्लेयर होता है, अगले साल डिक्लेयर होता है। प्रॉफिट किस साल का रहता है, ये साल का ना, लेकिन डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो कब होता है, अगले साल होता है। अब अगले साल समझो एग्जांपल, ये डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे मार्च था, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ 31 अगस्त तक,
कब डिक्लेयर हुआ? 31 अगस्त को डिक्लेयर हो गया कि 31 मतलब मीटिंग 31 अगस्त को हुई और मतलब सॉरी मीटिंग 1 अगस्त को हुई और डिक्लेयर हो गया 31 मार्च से पहले, उसको एक्स डेट बोलते हैं, मतलब ना इस डेट से पहले अगर किसी ने शेयर्स खरीद लिया कंपनी के तो वो लोग को क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा। तो मीटिंग भी समझो 1 अगस्त को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उन्होंने डिसाइड करके डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड देना तो वो क्या देखते हैं? डेट फिक्स रखते हैं कि ये डेट से पहले जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो 31 मार्च से पहले जो भी शेयर खरीद लेगा सबको डिविडेंड मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जांपल ले लो कि 31 मार्च से पहले डिविडेंड सबको मिलेगा। अब उसके पास पहले ये वाले वक्त में जिस साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, जिस पीरियड का डिक्लेयर हो रहा है, उसमें वो शेयर्स था कि नहीं था, उससे मतलब नहीं है। आज की डेट 31 अगस्त से पहले अगर मैं शेयर खरीद लूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव में पहले मैं वो मतलब ना वो जिस वक्त का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसमें मेरे पास शेयर्स था कि नहीं था, उससे मतलब नहीं है। मेरे पास अगर शेयर्स है अभी फिलहाल ये डेट से पहले 31 मार्च से पहले, मतलब डिविडेंड एक्स डेट से पहले, तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। पिछला रिकॉर्ड देखेंगे नहीं कि वो क्या शेयर्स था नहीं था, वो डिविडेंड मतलब ना जिस पीरियड का प्रॉफिट है उस पर डिविडेंड था कि नहीं था। अब उसी से कॉन्सेप्ट बना है हम लोग का, दो चीजें बनी है, प्री और पोस्ट। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। अब प्री मतलब समझ लो, एक्विजिशन मतलब लेना, खरीदना, एक्वायर करना। तो अगर आप लोग ने डिविडेंड शेयर्स एक्वायर किए तो डिविडेंड जो मिलता है आप लोग को, अगर आपने आज लिए और डिविडेंड पहले का था, एग्जांपल मैं अभी ओनर बनाऊं, समझो एग्जांपल मैंने शेयर्स खरीद लिया, कंपनी ने डिक्लेयर करी बहुत क्या बोलते हैं डिविडेंड देगी, तो मैंने 15 अगस्त को मैंने क्या बोला, मैं शेयर खरीद लेता हूँ, मुझे डिविडेंड मिलेगा। लेकिन एक्चुअल देखेंगे मैं इधर कब ओनर बन रहा हूँ? 15 अगस्त को कंपनी का ओनर बन रहा हूँ। कब बन रहा हूँ? 15 अगस्त 2022 को कंपनी का ओनर बन रहा हूँ। लेकिन मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का मिल रहा है। तो अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन है, मतलब मेरे ओनर बनने से पहले, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड है। मैं अभी तो ओनर बना हूं, तो ये साल का तो प्रॉफिट अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, वो तो पिछले साल का है। तो इसको ही बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब मेरे एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड है वो। तो इनडायरेक्टली देखोगे तो उसमें मेरा राइट नहीं है, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकली देखोगे वैसे तो डिविडेंड मुझे ही मिलेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे मतलब अगर सोचोगे तो उसमें मेरा राइट नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे तो ओनर था ही नहीं। इस टाइम का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है ना, इस पीरियड का, और मैं खरीद रहा हूं यहां पे, डिविडेंड तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन एक्चुअली देखोगे तो उस पे वो डिविडेंड पे मेरा राइट नहीं है, क्योंकि वो इसलिए उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जिस पे मेरा राइट नहीं है, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड। और अगर मैंने यहां पे खरीदा होता बीच में कहीं, यहां पे कहीं, तो सिंपल सी बात है मेरे उस टाइम का डिविडेंड मिल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब डिविडेंड एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड है, मतलब एक्वायर किया उसके बाद आप लोग को डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब ना डिविडेंड कैलकुलेट हुआ है उसी टाइम में, मैंने क्या बोलते हैं उसी टाइम का डिविडेंड मुझे मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। अब पोस्ट एक्विजिशन का जो एंट्री होगी आप लोग की सिंपल होगी। आप लोग के लिए डिविडेंड जो होता है इनकम होता है, एज ए इन्वेस्टर हम लोग ये अकाउंटिंग करते हैं, बराबर ना। तो डिविडेंड जो होता है इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, इनकम होता है। जब हम लोगों ने शेयर्स खरीदे तो सिंपल सी बात है हम लोग को डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा तो हमारे लिए इनकम है, इनकम हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय बैंक। समझिए एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपये डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड के कॉलम में मैं 1000 लिख दूंगा, FV वगैरह डैश हो जाएगा। वर्किंग नोट अगर करना है तो दिखाना पड़ेगा तो दिखा दीजिए, हो गया सॉल्व। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पोस्ट एक्विजिशन की बात कर रहा हूं। ये एंट्री किसकी दिखाई मैंने आप लोग को? पोस्ट की दिखाया अभी। ये काई की एंट्री दिखाया आप लोग को? पोस्ट एक्विजिशन की डिविडेंड एंट्री दिखाया आप लोग को, ये वाली एंट्री। अगर आप लोग के पास डिविडेंड, आपने शेयर्स यहां खरीदा और डिविडेंड आप लोग को उसी वक्त का डिक्लेयर हुआ है, तो उसी को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो उस पर आपका राइट्स है, बराबर ना। जिस डेट पे डिक्लेयर, जिस डेट आपको ना, जिस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उससे पहले आप लोग के पास शेयर्स था, बराबर ना, जिस वक्त, तो सिंपल सी बात है उसको आप लोग बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब आप लोग जिस डेट पे डिक्लेयर हुआ और आप लोग बोलते ना उसके बाद आप लोगों ने शेयर खरीदे, डिक्लेयर हुआ यहाँ पे शेयर खरीदा आपने, तो सिंपल सी बात है डिविडेंड तो ये पीरियड का है, तो आप लोग को उसका राइट्स नहीं है, मतलब उसका ना एक्चुअल देखेंगे तो राइट आप शेयर तो आप लोग को सब मिलेगा, लेकिन एक्चुअल देखोगे प्रैक्टिकली देखोगे तो उस पर आप लोग को क्या बोलते हैं डिविडेंड मिलना नहीं चाहिए था, बराबर ना, लेकिन मिलता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्री एक्विजिशन, एक्वायर करने से पहले, ओनर बनने से पहले के पीरियड का डिविडेंड है। आज मैं ओनर बन रहा हूँ, पिछले साल का डिविडेंड, समझो एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझो एग्जांपल
30 सितंबर का मैं शेयर खरीद रहा हूँ और डिविडेंड मिल रहा है 30 सितंबर 2022 को खरीद रहा हूँ और डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का, तो सिंपल सी बात है, मैं पिछले साल को अंदर था ही नहीं, तो उसी को बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड। तो उसकी एंट्री थोड़ी अलग होती है, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये समझ लो मैं डेट के कॉलम में इधर लिख रहा हूँ पोस्ट, और प्री की एंट्री अलग से कर रहा हूँ आप लोग को, उसको भी लिखेंगे बाय बैंक, लेकिन उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, किसके कॉलम में लिखेंगे, कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कॉस्ट के कॉलम में क्यों लिखे। एग्जाम्पल सिंपल से ले रहा हूँ, समझो एग्जाम्पल आप लोग ने आज मैंने आप लोग को बताया ना कि मैं डिविडेंड शेयर्स खरीद रहा हूँ, कब खरीद रहा हूँ, 15 अगस्त को खरीद रहा हूँ। एग्जाम्पल अभी मेरा एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, अभी इधर का एग्जाम्पल लीजिए, मैं 15 अगस्त को शेयर खरीद रहा हूँ। अब 15 अगस्त को शेयर मैंने समझो एग्जाम्पल 100 शेयर खरीदा, एक शेयर 20 रुपये का है, तो मैंने 2000 रुपये खर्चा करा, 20 नहीं 200 रुपये का है, तो मैंने समझो एग्जाम्पल 20,000 रुपये खर्चा करा। 100 शेयर खरीदा मैंने, 20,000 रुपीज़ खर्चे करा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक, मेंशन करते ना परचेस, तो यहाँ पे लिखूंगा फेस वैल्यू समझ लो इसकी 100 रुपया थी और मार्केट वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे 10,000 लिखूंगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा 20,000 लिखूंगा और डिविडेंड में डैश करूंगा। क्लियर है। लेकिन अब क्या है कि सिंपल सी बात है, जो मैंने ये 20,000 रुपये के शेयर खरीदा उसमें मुझे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। जो मेरा बोलता ना मेरा डिविडेंड, मेरा कमाया हुआ डिविडेंड नहीं है, मेरे उस टाइम पे ओनर था ही नहीं, तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते वो लोग। तो यहाँ से माइनस नहीं करते वो लोग, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कॉस्ट के कॉलम में। तो यहाँ 20,000 दिखाए, यहाँ पे 1,000 दिखाए, मतलब इनडायरेक्टली आपको वो शेयर्स कितने में मिल रहा है, 19,000 में मिल रहा है। इनडायरेक्टली देखेंगे आप लोग, जैसे बायबैक होता है, मोबाइल आप लोग खरीदेंगे, तो समझो एग्जाम्पल 15,000 का मोबाइल खरीदा, उसमें बोला कि आप लोग को 1,000 रुपये कैशबैक है, कैशबैक है, तो कैशबैक आप लोग मतलब मोबाइल जब लोगे तो 1,000 रुपये आप लोग को कम पड़ जाएगा। तो मतलब आप लोग क्या बोलते हो, कितने का शेयर मिला, मोबाइल मिला 14,000 का मोबाइल मिला, ऐसा बोलते हो ना। मोबाइल खरीदे और उस पर अगर कैशबैक है 1,000 रुपये का, 15,000 का खरीदे, 1,000 कैशबैक है, तो आप लोग को आप क्या बोलोगे नॉर्मली कि मुझे 14,000 में मोबाइल मिला। तो ऐसे ये भी है कि आप लोगों ने 20,000 में खरीदे, 1,000 रुपये उसको डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड आपकी खुद की इनकम कंसिडर नहीं करते, उसको कंसिडर करते कि शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को सस्ती पड़ेगी कम पड़ेगी, ऐसा कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर। इनकम में उसको दिखाना नहीं है, किसको, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप लोग को इनकम में शो नहीं करना है। तो ये हो गया आप लोग का डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं उसके बाद बोनस, उसके बाद क्या आते हैं, बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोग को याद होगा, पुराना याद होगा कि बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है, जब उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, या बहुत सारे रिजर्व्स होता है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को, या एक्सेस कैश होता है उसके पास, तो अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है, बोनस शेयर्स। शेयर्स किस में देती है, फ्री में शेयर्स देती है, तो इसमें कोई खर्चा लगता नहीं है, ऐसा डिक्लेयर होता है वो, ऐसा मोस्टली ऐसा होता है 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, ऐसा भी होता है 1 शेयर फॉर 1 शेयर फॉर 12, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है 1 शेयर, ऐसा पढ़ने का उसको, 1 शेयर 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, क्या पढ़ने का, 1 बोनस शेयर, एक बोनस शेयर मिलेगा कितने, फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 बोनस मिल जाएगा। इस तरह से वो बोनस क्या होता है, डिक्लेयर होता है कंपनियों में। अब बोनस जब आप लोग को मिलेगा तो सिंपल सी बात है, आपके पास शेयर्स आया है तो आप लोग उसको डेबिट में ही लिखोगे, लेकिन यहां पे लिखते हैं हम लोग बाय बोनस शेयर्स, या बोनस इशू भी लिखते हैं, वर्किंग नोट में डैश। समझो एग्जांपल आप लोग के पास 1000 शेयर थे उस कंपनी के, आप लोग को मिलेंगे कितने, 500, कितने मिलेंगे, 500। तो आप लोग लिखेंगे एक की वैल्यू आप लोगों ने बताया था कितना था, मैंने फेस वैल्यू 100 लिया है, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 50,000, डिविडेंड में डैश, कॉस्ट में डैश, कॉस्ट में डैश क्यों, क्योंकि वो आप लोग को फ्री में मिल रहा है, तो बोनस शेयर्स में मतलब कॉस्ट में कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब कैलकुलेशन करने में क्या होता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कैसा बोनस निकालेंगे। अभी 1 का 2 में इजीली निकल जाता है, मतलब 2 पे 1 तो मतलब आधा हो जाएगा ना, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, तो कैसे निकालेंगे सर, तो फिर निकालने के लिए आप लोग को ऐसा लिखना पड़ता है, ये क्या है, बोनस। तो बोनस आप लोग को पता करना है, तो उसमें क्या ले लेने का, एक्स ले लेने का। कितने शेयर है आप लोग के पास, मैंने एग्जाम्पल कितना लिया, 1000, तो 1000, ये हेल्ड है ना हमारा, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड है, तो आप लोग हेल्ड के नीचे हेल्ड लिखने, आपके पास कितने हैं, कितने 1000, बोनस कितने मिलने वाले नहीं मालूम, तो एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 1000, और डिवाइड बाय ये नंबर से करना 3, तो हो जाएगा आप लोग का एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ऐसा निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 3,
तो आप लोग को मिल जाएगा 333.33। तो फ्रैक्शन में तो शेयर मिलता नहीं है, तो आप लोग को 333 लिख लेना है आप लोग को और एंट्री कर लेना है। तो इस तरह से होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है। कंपनी के पास एक्सेस रिजर्व होता है, एक्सेस कैश होता है, तो उसको अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देके, शेयर की वैल्यू क्या होती है लेकिन थोड़ी कम हो जाती है ना, क्योंकि जो इतना भी हम लोग बोनस देंगे उसके पीछे अगर शेयर्स वगैरह के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिलेंगे। लेकिन अभी आप लोग के चैप्टर के हिसाब से बहुत बोलता ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है। TY BCom होने के बाद अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, टाइम रहा, तो मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किस तरह से करते हैं आप लोग के साथ, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं या आप लोग का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो और आप लोग का बैकअप रहा तो। ठीक है, चलिए अब ये बोनस शेयर हो गया आप लोग को, मतलब कंपनी क्या दे रही है आप लोग को, फ्री में शेयर्स दे रही है। तो फ्री में है तो आप लोग ने यहाँ पे लिखे बाय बोनस, आपके पास शेयर्स आया है तो डेबिट में लिखे आप लोग के बोनस शेयर्स, फेस वैल्यू के कॉलम में लिखोगे नॉमिनल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं, क्योंकि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में क्या होता था, खरीदोगे बेचोगे ओपनिंग क्लोजिंग सब पे डिविडेंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है शेयर्स में, इसलिए बोलते ना शेयर्स इजी है। तीन ही कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड, बोनस और राइट। बोनस एकदम सिंपल देख लिया आप लोग ने, खाली वो कैलकुलेशन में बच्चों टेंशन आते तो क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, दोनों में एकदम आप लोग को एकदम ईजिली क्लियरली समझ जाएगा। फिर आता है राइट इशू। अब राइट इशू क्या है, अब राइट इशू का मसला ये है कि इसमें क्या होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अगर आप लोग 11th-12th में अच्छे से पढ़ेंगे एसपी और आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो कोई टेंशन मत लेना, बाल मत ज़्यादा टेंशन लगे तो बाल झड़ेंगे और आप लोग को क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आएगा, टेंशन ले लेते हैं कि बच्चे लोग सर ये ऐसा है वैसा है। कोई चीज़ हार्ड नहीं होती है, कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आप लोग को इजी लगेगा। अब दो चीज़ें समझ गए आप लोग को, डिविडेंड और बोनस। अब आता है लास्ट में राइट इशू। राइट इशू मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो उसके पास जो शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी राइट्स देती है कि तुम हमारे, कंपनी को समझो एग्जाम्पल और पैसे की जरूरत पड़ रही है, कंपनी और शेयर इशू करना चाहती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करती है कि आप लोग हमारे शेयर्स ले लो, हम लोग बाहर इशू करेंगे, इससे पहले आप लोग ले लो। और कंपनी एग्जिस्टिंग होल्डर को शेयर्स की जो मार्केट प्राइस रहती है उससे थोड़ा 10% 20% जो भी मतलब उसकी मर्जी हो उतना वैल्यू क्या देती है, थोड़ा कम देती है, मतलब ना उतने सस्ते में देती है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसको लेने की कोशिश करते हैं। अब जितना आप समझ एग्जाम्पल, मैं कंपनी का शेयर होल्डर, मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर्स है, तो मुझे कंपनी ने बोली कि एक पे एक शेयर मिलेगा, मतलब ना 1000 पे 1000 शेयर मैं खरीद सकता हूँ और क्या बोलते हैं एक्वायर कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं 1000 ही लूँ, कम भी ले सकता हूँ, वो कम क्वेश्चन में दिया हुआ। आप जितना लेंगे उतने का ही आप लोग को एंट्री करना है, क्योंकि आप लोग के पास शेयर्स आएगा, इनडायरेक्टली वो परचेस ही है। तो डेबिट में लिखेंगे आप लोग बाय, यहाँ पे आप लोग को बैंक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे बोनस क्यों लिखा, यहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप लोग को फ्री में मिलता है। यहाँ पे आप लोग को बाय बैंक लिखना पड़ेगा, किसमें, ये था आप लोग का बोनस का और ये किसका है, राइट इशू का। तो यहाँ पे आप लोग को बाय बैंक क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पैसे देकर शेयर्स खरीदना पड़ते हैं। राइट इशू है तो क्या हुआ, क्लियर है। तो जो भी आप लोग शेयर खरीदोगे, समझ एग्जाम्पल मैंने 100 शेयर खरीदे और आप लोग को पढ़ाते मैंने यहाँ पे, हम लोग के पास एक एग्जाम्पल 200 शेयर खरीदे, एक शेयर कितने समझे एग्जाम्पल 100 रुपये का है, फेस वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 100 रुपये हो, अलग अलग फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का नॉमिनल वैल्यू में, फेस वैल्यू में 20,000, डिविडेंड में डैश, कॉस्ट में आप लोग समझे एग्जाम्पल एक शेयर आप लोग 180 रुपये का खरीद रहे हो, 180 रुपीज़ में आप लोग को ऑफर किया है कंपनी ने, तो 80 × 36, तो यहाँ पे आप लोग 36,000 लिख दीजिए कॉस्ट में। तो ये हो गया आप लोग का किसका एंट्री, ये हो गया आप लोग का राइट इशू की एंट्री। तो इस तरह से आप लोग को अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत ईजी है, नहीं ध्यान दोगे तो डिफिकल्ट लगता है। जैसे मैंने आप लोग को हर चैप्टर, जब भी आप लोग के चैप्टर हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो, या आप लोग के अगर सपोर्ट रहा अच्छे तरह तो बायबैक भी बनाने की कोशिश करूँगा 1-2-4 वीडियो एक अगले हफ्ते में, जितना फास्ट हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूँ। टाइम कम मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फाइनल अकाउंट के बारे में बोला था, लेकिन फाइनल अकाउंट का सोल्यूशन काफ़ी बड़ा है, तो उसको ना उसका क्वेश्चन ही मतलब ना फ्रेम में फिट नहीं होगा, मैं क्वेश्चन कितने बार हटाऊँ कितने वाला, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी आ रही वीडियो बनाने की। सोचा तो था उसके ऊपर, लेकिन फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन फिट नहीं होगा, क्वेश्चन मुझे बार बार दिखाना पड़ेगा आप लोग को, उसमें भी बोलो ना क्वेश्चन इतना बड़ा है कि वो मार्किंग नहीं समझ में आएगी, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज़ है। अगर कुछ ऑल्टरनेटिव होता है तो कोशिश करूँगा, अदरवाइज बाकी चैप्टर्स जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, कॉस्ट शीट और बायबैक, वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट लेके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके। थैंक यू वेरी मच।